नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रयास की ऑनलाइन डिजिटल क्लासों में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे 6 फरवरी 2021 को होने वाले पेपर रीट लेवल 2 साइंस मैथ के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्लास कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक वर्ग के परिवर्त और अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये पूछ रहा है परिवर्त और अंतर्वर्त के बारे में बात। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि परिवर्त क्या होता है और अंतर्वर्त क्या होता है। यहां देखिए, मान लीजिए कि अपने पास एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग का अगर परिवर्त अपन खींचेंगे तो अपन यहां से बोलेंगे कि वह वर्त जो वर्ग के इस वर्ग के चारों शीर्ष से होकर गुजरता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। और बात करें अंत्यवर्त की, तो अंत्यवर्त में अपन कहते हैं कि ये कोई वर्ग है और इसका अंतर्वर्त अगर बनाएंगे तो इसके चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वर्त खींचा जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, अंतर्वर्त कहलाएगा। ठीक है, आपको यहां से ज्ञात करना है कि जो इनका क्षेत्रफल है इनका अनुपात क्या होगा। और क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले अपन त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर वर्ग के परिवर्त की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि वर्ग का जो विकिरण होता है, क्या होता है, वर्ग का जो विकिरण वो इस वर्त का क्या कहलाएगा, व्यास। ठीक है, अगर मैं यहां पर वर्ग की भुजा a मानता हूं तो इसका विकिरण आपका बनेगा √2 गुणा a। ठीक है, और यही इसका क्या कहलाएगा, व्यास। तो आप कहेंगे कि व्यास बराबर कितना हो गया, √2 गुणा a। अगर यहां से मैं त्रिज्या निकालना चाहूं तो यहां अगर त्रिज्या में इसकी r1 मान लेता हूं तो यहां पर त्रिज्या इसकी हो जाएगी a बटा √2। ठीक है, इसी प्रकार आप इस अंतर्वर्त के बारे में बात करें तो अपन कहते हैं कि इस वर्त का जो व्यास होता है इस वर्ग की किसके बराबर होता है, भुजा के बराबर। ठीक है, तो यहां पर इसका व्यास क्या हो गया, इसका व्यास बनेगा वर्ग की भुजा, तो a हो गया। अगर इसकी त्रिज्या मैं r2 मानूं तो यहां से इसकी त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, a बटा 2। ठीक है, अब देखो दोनों की त्रिज्या अपने को मिल चुकी है। परिवर्त की जो अपने पास त्रिज्या है वो है a बटा √2 और अंतर्वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, a बटा 2। अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो अपन लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर। तो r1 देखो a बटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात पाई r2 स्क्वायर, तो यहां पर 1 बटा 2 है ना, a बटा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 है ना, तो यहां पर 2 और यहां पर कितना आ गया, 1। ये 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो यहां से अपने पास फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, 2:1। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। तो किसी भी वर्ग का परिवर्त और अंतर्वर्त के बीच के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 1 सही 3/4 मीटर है, तो 121 मीटर की दूरी तय करने में वह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको पहिए के बारे में बात की है और आप सभी जानते हैं कि पहिए की जो एक चक्कर की दूरी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो अपन ये कह सकते हैं कि एक चक्कर की दूरी बराबर होती है पहिए की परिधि। ठीक है, और परिधि आप जानते ही हैं, परिधि कितनी होती है, 2πr। अब बात कर रहे हैं कि वो पहिया कितने मीटर की दूरी तय करता है, 121 मीटर की दूरी। तो आपको बताना है कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने होंगे। तो यदि आपको यहां से चक्रों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे कि कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग लगाएंगे, और एक चक्कर की दूरी क्या है, 2πr है। तो आप यहाँ 2 पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ चला गया, ऊपर, और r का मान यहाँ देखें तो r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 1 सही 3/4। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे, देखिए 4 एकम 4 और 4 और 3 7, तो 7/4 होगा, तो 7 यहाँ आ गया और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 4 से यहाँ 7 से 7 कट गया, 11 का भाग लगाएंगे 2 और ये कितना हो गया, 11। ऊपर 4 है, देखो नीचे भी 2 गुणा 2 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहां बता सकते हैं कि जो चक्कर की संख्या होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेमी मोटाई की एक ईंट एक पहिए को रोके रखने के लिए रखी गई है। पहियों को रोकने वाली ईंट की सतह की उस बिंदु जहां पहिया जमीन को छूता है से क्षैतिज दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो पहिए का अर्धव्यास क्या होगा। देखो ये भी एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर आप यहां पर अगर समझना चाहें तो जैसे मान लो कोई गाड़ी का टायर है, उसके नीचे अपन पत्थर लगाते हैं वाट टाइप में, ठीक है ना, तो वो पत्थर से ही संबंधित ये क्वेश्चन है अपना। तो ये कह रहा है कि एक पहिया है, तो देखो मैं यहां पर एक पहिया बना देता हूं इस प्रकार से कि अपने पास एक पहिया है, ठीक है, इस पहिया का क्या है, ये केंद्र है। साथ में क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर मोटाई की एक ईंट एक पहिए को रोके रखने के लिए, ठीक है ना, क्या रख रखी है। तो यहां से आप कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये पहिया था, तो यहां पर एक आप ईंट बना दीजिए इस प्रकार से, ये वाली ईंट है, ठीक है ना, ये वाली आपकी ईंट हो गई, और इसकी जो यहां पर मोटाई है वो कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि जमीन को छूता है, क्या, कि रोकने वाली ईंट की सतह की उस बिंदु जहां पहिया जमीन को छूता है से कितनी दूरी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इस ईंट का जो निचला हिस्सा है और यहां से इस पहिए को जहां जमीन पर यह पहिया छूता है वहां की जो दूरी है, वहां की जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर बताना है कि इस पहिए की त्रिज्या क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, कि देखिए ये अपने पास ईंट की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, यहां पर ये इसका ना ये यहां से जो 36 से दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप यहां से ये केंद्र है, इस केंद्र से इसकी पॉइंट को आप मिलाइए। जैसे इसके पॉइंट को आप मिलाएंगे तो यहां पर आपको कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये कैसे बनेगा दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ O बिंदु है और यहाँ A बिंदु है, इधर B बिंदु है, इधर C बिंदु है। तो जो OC है वो इस वृत्त की त्रिज्या है और यहां से जो BC है वो इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। और आप सभी जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा बनी है आपकी, क्योंकि यहां से ये छूता है और यहां से ये वाली तो स्पर्श रेखा हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ये को वाला कोण भी कितना कहलाएगा, 90 डिग्री ही कहलाएगा। तो अपन क्या काम करते हैं कि इस जो ये भुजा है ना BC, इसके समांतर एक भुजा अपन और खींच देते हैं यहां, जो इसको मान लीजिए कि D बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और इसके ये समांतर खींची है, तो ये आपकी कितनी रह जाएगी, DC भुजा, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और ये 15 है, तो आपकी ये भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए जो A, D, C और B है वो आपका क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत। तो यहां से ये 15 सेंटीमीटर, ये 15, ये 5 और ये 5। अब मैं इस A बिंदु को O से मिलाता हूं, A बिंदु को मैं O से मिलाऊंगा तो देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा O, A और D, O, A और D, ठीक है। चलिए अब यहां पर अपने को देखो, मैं इसकी त्रिज्या को कितना मान लूं, R, तो OA R है तो OC भी R होगी। इसमें यहां पर DC 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो अपने पास लंबाई होगी वो R माइनस कितनी कहलाएगी, 5। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात करें O, A और D में, तो ये भुजा तो आपकी AD भुजा, देखो त्रिभुज आपका है AOD, AOD में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो AD भुजा तो आपको कितनी मिल रही है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से जो आपकी OA है वो क्या है, एक त्रिज्या है, तो अपन ने R लिया है। और यहां पर देखो OD की बात करें, किसकी बात करें, OD की, तो OD की वैल्यू कितनी है, R माइनस के 5। अब यहां से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर कर्ण भुजा क्या लिख रहे हो, OA, तो OA है R, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार स्क्वायर, आधार 15 सेंटीमीटर है तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225। और यहाँ पे लंब OD है तो इसकी वैल्यू है R माइनस 5, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिएगा R स्क्वायर बराबर 225, ठीक है, प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो A स्क्वायर है ना
प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab आ जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 10r हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 10r को आप इधर लेके आएंगे तो ये 10r बराबर इधर क्या रह जाएगा 225 और 25 250, ठीक है। और r बराबर अगर निकालेंगे तो 10 का भाग लगाएंगे तो कितना रह जाएगा 25 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पहिए की जो त्रिज्या है वो कितनी रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही रह गया, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का समषटभुज बनाया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज तथा समषटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो मैं यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, ये वाला, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज में इस पॉइंट को मैं ए, इसको बी और इसको क्या कह देता हूं सी। अब ये कह रहा है कि इसी त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का क्या चाहिए, समषटभुज चाहिए। देखो समबाहु त्रिभुज की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समषटभुज में अपन कहते हैं कि वह आकृति 6 भुजाओं वाली या 6 भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होती हो, समान होती हो। तो अगर समबाहु त्रिभुज में हम समषटभुज बनाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक भुजा के 3 बराबर पार्ट करेंगे। देखो एक ये, तो ये 3 पार्ट हो गए। इधर भी आपको 3 पार्ट करना है तो ये 3 पार्ट कर दिया। इधर भी आपको देखो 3 भागों में विभाजित करना है तो 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब इन पॉइंट को अपन मिला लेते हैं। देखो इन पॉइंट को अपन मिला लेते हैं, जैसे ये वाला है, तो यहां से जो आपको जो अलग कलर में ड्रॉ हो रहा है आकृति वो क्या है, वो आपकी समषटभुज है। देखिए यहां पर 3 भुजाती समबाहु त्रिभुज की, तीनों के मैंने 3-3 बराबर टुकड़े किए और मैंने इनको मिला दिया। तो देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सभी आपस में क्या है, समान माप की। तो ये अधिकतम क्षेत्रफल का क्या है, समषटभुज है। अब आपको यहां पर बताना है कि जो त्रिभुज है वो और जो समषटभुज है इनके बीच का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए अगर अपन इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप क्या माने a, तो समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और इसका अनुपात किससे निकालना चाहते हैं, इसका अनुपात निकालना चाहते हैं समषटभुज का। तो 2 तरीके से अपन यहां पर बात कर सकते हैं। एक तो यहां पर समषटभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, या दूसरा अपन क्या करते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल में से जो ये 3 त्रिभुज आपके बन रहे हैं, ठीक है, इनके क्षेत्रफल को घटा दे तो सीधी बात है समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन यही चीज करते हैं। तो देखिए पहले इन 3 त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। अगर ये कंप्लीट भुजा A है तो प्रत्येक हिस्सा क्या होगा, 3 बराबर भागों में बांटा है ना, तो तीनों ही क्या होंगे a/3 होंगे। तो यहां पर देखिए सभी हिस्से आपके क्या बनेंगे, a/3 बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी ये भी a/3 हो जाएगा आपका, ये भी a/3 हो जाएगा, ये भी a/3 हो जाएगा। तो अब आप समझो कि अगर अपन पहले दूसरे और तीसरे त्रिभुज की बात करते हैं तो ये देखो इसकी भुजा भी a/3 है, a/3 है, a/3 है। तो ये तीनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं तो अपन इसका क्षेत्रफल आराम से बता सकते हैं। तो देखिए इस समषटभुज के लिए अपन क्या करें कि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल घटा देते हैं। मेरी बात समझिएगा, ए बी और सी जो पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज में से ये जो 3 त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचेगा क्या, समषटभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहां से देखिए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और यहां से क्या घटाएंगे, यहां से घटाते हैं इस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो तीनों का समान है क्षेत्रफल, तो 3 से गुणा करके किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो 3 √3/4 गुणा भुजा a/3 है तो a/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप यहां से देखिए तीनों में यहां पर क्या कॉमन है, 3/4 a स्क्वायर, 3/4 a स्क्वायर है ना। और यहां भी देखिए तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो
ये आपका √3/4 भुजा स्क्वायर है, और इसका अनुपात किससे है, इनसे। तो एक काम करो, यहां पर √3/4 भुजा स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहां से देखिए इधर तो आपका 1 बच गया, यहां पर देखिए अब ये a स्क्वायर तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, यहां 3 है, यहां 3 है ना, 3 नहीं है, यहां पर देखो 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या रहेगा 9, तो 3 से कट जाएगा, तो यहां पर आपका रह जाएगा शेष 1/3। ठीक है ना। अब यहां से सोल्व कर लेना, a स्क्वायर और बटे 9 है, तो देखो 3 से 9 कटेगा तो 3 नीचे रह ही जाएगा। चलिए अब यहां से देखो ये कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो गए सारे, इधर 1 बच गया और इधर 1 माइनस 1/3, तो देखो 3 माइनस 1, तो आप लिखेंगे 2/3। अनुपात में इसको लिखेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो आपका यहां से फाइनल आंसर बन के आएगा 3:2। तो समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो आपका 3:2 रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, इसके समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो बताइए उस समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी होगी। देखिए एक तार है और वो किस रूप में है, वो आपका है यहां पे 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में। तो देखिए 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में क्या है, एक तार है, तो सीधी सी बात है एक वृत्त है और उस वृत्त से आप चतुर्भुज बनाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है वृत्त का जो परिधि है वही क्या होगा, उस चतुर्भुज का परिमाप होगा। ठीक है ना। तो यहां पर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस वृत्त की, तो पहले तो अपन इस वृत्त का क्या निकालते हैं, परिधि, और परिधि क्या होती है 2πr। तो यहां से देखिए 2 × 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 35 दे रखी है, तो 7 से कैंसिल हो गया कितना 5, और ये 10 और कितना हो गया इसका परिधि 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि है, किसकी परिधि है, वृत्त की। और इस वृत्त जो बन रहा है जिस तार से, उस तार से ही आप क्या बना रहे हैं, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज इस प्रकार से ही होगा। ठीक है। और इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो भी कितना होगा 220 ही होगा, और सभी जानते हैं कि जो समचतुर्भुज है इसका परिमाप 4 गुना क्या होता है, भुजा। वो किसके बराबर है 220 के बराबर, और तो भुजा यहां पर निकालेंगे तो यहां पर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 55 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि जो चतुर्भुज बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा की माप आपकी क्या रहेगी 55 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही रह गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कुएं का व्यास आपको दे रखा है, ठीक है, और साथ में आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो एक कुएं का व्यास 8 मीटर है, गहराई 7 मीटर है, और कुएं से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है, तो तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए कि एक जैसे कुआं है, उसका आपको वैल्यू दे रखी है, उसकी है ना आपको गहराई भी दे रखी है और इसकी आपको त्रिज्या भी दे रखी है। ठीक है। तो देखो डायग्राम से अपन इस चीज को समझते हैं कि वास्तव में क्या कह रखा है। तो यहां पर देखो 8 मीटर व्यास है, गहराई कितनी है 7 मीटर है। तो यहां से देखिएगा कि अपने पास ये कुआं है इस प्रकार से बेलनाकार, कुआं हमेशा क्या होता है बेलनाकार होता है, और इस कुएं की जो व्यास है वो आपको कितनी दे रखी है 8 मीटर। तो व्यास 8 मीटर है तो त्रिज्या कितनी रहेगी 4 मीटर रहेगी। ठीक है। और इसकी गहराई कितनी दे रखी है, गहराई 7 मीटर दे रखी है। अब इस कुएं से निकाली गई जो भी मिट्टी है वो इस कुएं के चारों तरफ बिछाते हैं, कितनी मीटर चौड़ाई में 3 मीटर की चौड़ाई पर। तो मैं यहां मान लेता हूं कि आपका ये 3 मीटर है, और 3 मीटर की चौड़ाई पर यहाँ इस चारों तरफ इस कुएं के क्या बिछा दी जाती है, वो मिट्टी बिछा दी जाती है। ठीक है। तो इसको देखो अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो इस एरिया पर जो मैंने यहां रेड से बनाया है, इस एरिया पर क्या बिछाई जाती है, मिट्टी बिछा दी जाती है। तो एक बात आप समझिए कि कुएं से निकाली गई मिट्टी को इस एरिया पर बिछाया जाता है।
ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो भी तटबंध बना है उस तटबंध का जो आयतन होगा वो कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि कुएं से ही निकाली गई जो मिट्टी है वही तो यहां पर बिछाई जा रही है। तो सीधी सी बात है, उसी मिट्टी की बात हो रही है, तो तटबंध का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, उस कुएं के आयतन के बराबर। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कुएं का आयतन क्या होगा, या अपन ये कह दें कि कुएं से कितनी मिट्टी बाहर निकाली गई है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कुआं बेलनाकार होता है और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से देखो, तो पाई तो हो गया। अगर आर की बात करें तो आर कितनी मीटर है, 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एच कितना है 7 मीटर दे रखा है। तो देखिए इतना जो आयतन है वो किसका है, कुएं का आयतन है, या जो मिट्टी डाली गई है उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आप यहां पर ये मिट्टी इधर डाल रहे हो, तो इधर डाल रहे हो तो आप क्या करोगे कि इसका आयतन निकालोगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी वस्तु का आयतन निकाला जाता है, देखिए आयतन के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि आयतन यदि निकाला जाता है तो आयतन के लिए अपन कहते हैं कि आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या, ऊंचाई। आधार का जो क्षेत्रफल होता है और उसको ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमेशा उस वस्तु का क्या निकल के आता है, आयतन। तो यहां पर देखिए इसका आधार का अगर क्षेत्रफल अपने पास मिल जाए और इसकी ऊंचाई से इधर गुणा कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कुएं के आयतन के बराबर। अब इस आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो आधार के क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे कि देखो ये बड़ा वाला वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर घटा देंगे तो यहां शेष यही तो बचेगा आपका, जो यहां पर मैंने ये लाइनें बनाई है यही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो अब बड़े वाले का अपन क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो बड़े वाले की त्रिज्या देखिए 4 तो इसकी हो गई, 3 इसकी चौड़ाई है, तो बड़े वाले की कितनी मीटर हो गई 7 मीटर, और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 4 मीटर। तो बड़े वाले अगर इस वृत्त की बात करें तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना, आप यहां से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 7 है। तो आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर का मान आपको 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आप कहेंगे कि बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपका 49 पाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे वाले वृत्त के लिए। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। तो यहां से अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो पाई तो लिख ही जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो देखो बड़े वाला वृत्त 49 पाई का है, छोटे वाला वृत्त कितना है 16 पाई का। अब इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 33 पाई मिलेगा। कितना मिलेगा 33 पाई। तो ये आधार का क्षेत्रफल आपका 33 पाई आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं कि कुएं का आयतन पाई गुणा 16 गुणा 7 है, और इस क्षेत्र का आधार का क्षेत्रफल 33 पाई है। कितना है 33 पाई, और गुणा में कितना है आपका, यहां पर देखो ऊंचाई, तो गुणा में क्या करेंगे h लिख देंगे। यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया, और h बराबर 16 गुना 7 112 होता है, और भाग 33 का लगाएंगे तो इस h की वैल्यू आपकी लगभग कितनी आएगी 3.39 मीटर। तो आप कहेंगे कि जो भी तटबंध बना है उसकी जो ऊंचाई होगी वो 3.39 मीटर होगी। देखिए मेन बात इसमें यही है कि यहां से कुएं का जो आपने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी का जो आयतन होगा वो जहां पर बिछाई गई है जो तटबंध आपका बना है उसके आयतन के बराबर होगा। और तटबंध का आयतन कैसे निकालेंगे, उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करके। और आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे। तो बड़े वाले वृत्त की 49 पाई, छोटे वाले की 16 पाई, अंतर हो गया 33 पाई। तो आधार का क्षेत्रफल 33 पाई और इसको ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये इसका आयतन हो गया। आपस में बराबर होने के बाद h की वैल्यू अपने पास कितनी मिली है 3.39 मीटर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने के लिए समान आयतन वाले तार की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो एक बात समझिए, जो तार होता है वो आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है। अब उस तार में जो त्रिज्या थी
उस त्रिज्या को क्या कर दिया, उस जो भी त्रिज्या थी उसका 1/3 त्रिज्या बना दी। मतलब अगर पहले वाले तार की बात करें तो उसकी त्रिज्या यदि r है और ऊंचाई h है, तो उसने क्या किया कि पहले वाली त्रिज्या को 1/3 बना दिया। मतलब अब कितना बना दिया तार, r/3। मतलब उस तार की अब त्रिज्या कितनी हो गई, r/3। एक सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, जैसे कोई बड़ा सा तार है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो r है, उस तार को मैं खींच रहा हूं, अगर खींच रहा हूं तो इसकी लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन इसकी मोटाई घट रही है, और मोटाई घट रही है मतलब क्या हुआ, त्रिज्या कम हो रही है। तो जो भी ये तार था, इस तार की अगर त्रिज्या r थी और मैंने इसको बढ़ा दिया तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, r/3। लेकिन दोनों के तार में आयतन में फर्क आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो तार था ना, और अब जो तार बन रहा है जिसकी ऊंचाई में लंबाई या ऊंचाई में कितने मान लूं, h1 मान लूं, तो इन दोनों का आयतन समान है, बस इसमें त्रिज्या r है तो अब त्रिज्या r/3 हो गई है, और यहां पर h है तो अब h1 हो गया है। तो यहां से देखिए दोनों का आयतन बराबर है, तो इसका आयतन क्या होगा भाई, πr² h होगा। और अब नया जो तार बना है इसका आयतन क्या होगा, πr², r की वैल्यू है r/3, तो r/3 का स्क्वायर और गुणा में क्या हो गया, h1। ठीक है, अब पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, अब h1 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। देखो r² h है और इधर से r² कितना बन जाएगा, 9, और गुणा क्या रहेगा, h1 रहेगा। r² से r² कैंसिल हो गया, अगर h1 की वैल्यू देखी जाए तो वो 9 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9h हो जाएगा ना। तो मतलब पहले वाली जो भी लंबाई है उसकी कितनी गुना हो रही है, 9 गुना हो रही है। तो यहां से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है, ये आपको बताना है। तो देखो एक जो 45 मीटर चौड़ी है, देखो इस प्रकार से समझिए कि आपकी एक नदी है, इस नदी की चौड़ाई है 45 मीटर, और तो चौड़ाई है तो b का मान तो 45 मीटर आ गया, इसकी गहराई h का मान कितना आ गया, 2.5 मीटर, और कह रहा है कि इसमें जो पानी आ रहा है वो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आपको बताना है कि इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। ठीक है, तो एक स्थिति आप देखिए कि अगर इसकी चौड़ाई दे रखी है, इसकी गहराई है, और यदि अपने पास इसकी लंबाई बन जाए तो अपन आयतन बता सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इसकी देखो यहां पर लंबाई कैसे मिले, तो आपको लंबाई नहीं दे रखी, लंबाई के रूप में आपको क्या दे रखा है कि 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में जो 3.6 किलोमीटर दूर पानी है वो उस समुद्र में गिर जाता है। इसका मतलब यही होता है कि एक घंटे में 3.6 किलोमीटर जो दूर लंबा पानी है वो पूरा का पूरा किस में गिर जाता है, समुद्र में। और मेरे को यहां से क्या चाहिए, मेरे को तो प्रति मिनट चाहिए कि प्रति मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरता है। तो यहां पर एक घंटे की बात हो रही है, अगर मैं यहां पर 60 मिनट की बात करूं तो 60 मिनट का कितना होगा भाई, 3.6 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए तो गुणा क्या कर दोगे, 1000। फिर एक मिनट का पानी चाहिए तो एक मिनट के लिए 3.6 गुणा 1000 है ना, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लग जाएगा, और यहां पर देखो 60 मिनट थी ना, 60 का इधर भाग लग जाएगा, तो यहां से 1 2 0 कैंसिल, 6 से हो गया कितना, 6, तो 36 कट गया ना, 6 गुणा 10 कितना हो गया, 60 हो गया। तो देखिए अगर अपन लंबाई की बात करें तो एक मिनट का अगर अपने को पानी चाहिए तो एक मिनट में कितनी लंबाई का पानी समुद्र में गिरेगा, 60 मीटर। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आपको बता रहा है कि जो पानी का बहाव है वो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। तो आप यहां पर कहेंगे कि एक घंटे का जो पानी है वो 3.6 किलोमीटर का जो पानी है, एक घंटे में जो 3.6 किलोमीटर का पानी है वो समुद्र में गिर जाता है। तो आपको तो यहां से एक मिनट का चाहिए,
तो 60 मिनट बराबर भी वही होगा। मैंने इसको किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और यहां से 1 मिनट का कैलकुलेशन किया तो 1 मिनट में मेरे को पता लगा कि कितना मीटर लंबाई का पानी, 60 मीटर लंबाई का पानी समुद्र में गिर जाता है। तो यहां से देखिए अपन कहेंगे कि यार लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो आयतन होता है, ठीक है। तो यहां से देखो लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई 1 मिनट की बात कर रहा है ये। अगर मेरे को यहां पर है ना प्रति मिनट ना देके 10 मिनट की बात करता है तो मैं 10 मिनट के हिसाब से लंबाई लेता, है ना। फिलहाल मेरे को 1 मिनट की बोल रहा है तो 1 मिनट के लिए कितना मीटर है, 60। तो आप यहां कहेंगे कि लंबाई तो 60 है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 45 मीटर है, और फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर है, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आपको यहां से कितना मिलेगा, 6750 घन मीटर या मीटर क्यूब आप कह सकते हो, क्योंकि ये आयतन की यूनिट होती है। तो इतना पानी प्रति मिनट कहां गिरेगा, समुद्र में गिरेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहां सही हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ABC है और इसका आयतन V घन इकाई तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है, तब आपको 1/V का मान चाहिए। तो यहां से देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को इसने ABC में प्रदर्शित किया है, आयतन का इसका V रखा है, ठीक है, और यहां पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या बोला है, S। वैसे आप सभी जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है S बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है, यही होता है, ठीक है। और अगर आयतन की बात करें तो V बराबर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहां से इसको समीकरण फर्स्ट दो, यहां से आपका ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में अगर समीकरण सेकंड का भाग आप लगाएंगे तो आप कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो आप सभी जानते हैं कि दो समीकरण को आपस में विभाजित करते हैं, तो जिसका दाएं भाग में दाएं भाग का भाग और बाएं भाग में बाएं भाग का भाग। तो यहां पर S वटा क्या हो जाएगा, S वटा तो V हो जाएगा, और इधर क्या है 2AB प्लस BC प्लस क्या है दोस्तों, CA है, और भाग किसका, A B और C का, ठीक है ना। अब आपको यहां पर मान निकालना है 1/V का, किसका, 1/V। तो 1/V के लिए देखो S को आपको इधर लाना पड़ेगा और ABC का इन तीनों में भाग लगाओ। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि 1/V बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 तो है ही, और बटे में क्या हो जाएगा, S। अब ABC का यहां भाग लगेगा तो देखो BC तो कट जाएगा, कितना रहेगा, 1/C, कितना रहेगा, 1/C। फिर BC कट जाएगा तो ये कितना रहेगा, 1/A, और यहाँ CA कट जाएगा तो ये कितना रहेगा, 1/B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो 1/V की वैल्यू जो है वो इस रूप में आई है। तो ये कौन सा ऑप्शन अपने पास सही हो रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 4th ऑप्शन। तो यही अपना राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 ठोस लोहे के घन, 3 घन है जिनकी भुजाएं कितनी कितनी है, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। इनको एक साथ पिघलाया गया है, इनको एक साथ पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, नया घन बनाया गया है। और इस खराब प्रक्रिया के दौरान कितनी सेंटीमीटर क्यूब वस्तु, 62 सेंटीमीटर क्यूब वो पिघली हुई धातु खो जाती है। तद अनुसार शेष बचे धातु से बने घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आपको यह कह रहा है कि 3 घन है, पहला 4 सेंटीमीटर का, दूसरा 5 का और तीसरा 6 का। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना लिया, ठीक है। अब तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया तो जो आपने नया घन बना रहे थे उसी प्रक्रिया में 62 सेंटीमीटर क्यूब की जो धातु है वो खो जाती है। तो वो खो गई तो शेष बची हुई धातु का ही तो नया घन बना। उस नए घन का आपको बताना है क्षेत्रफल, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या घन का आप बता सकते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए पहले तो इस घन की बात करते हैं। जिस घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब, क्योंकि भुजा क्यूब भी तो होता है। फिर जिस घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है इसका आयतन कितना होगा, 5 का क्यूब। और ऐसे ही तीसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा,
6 का क्यूब, क्योंकि तीन वस्तुओं को पिघलाकर मिलाया जा रहा है ना, तो इन तीनों का आयतनों का योग नए घन के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर इसका आयतन 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब हो गया। वैसे देखा जाए तो 4 का कितना होता है 64, ठीक है, 5 का कितना होता है 125 और 6 का कितना होता है क्यूब 216, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया 405 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों घनों को पिघलाकर एक नया जो नई धातु बनाई है, जो कुल धातु आपकी बनी है वो कितनी सेंटीमीटर क्यूब की है 405 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है क्वेश्चन में कि 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, मिस हो गई या खो गई, तो इसमें से आपको 62 सेंटीमीटर क्यूब निकालनी पड़ेगी। तो कितना रह गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो शेष बची हुई धातु है वो 343 सेंटीमीटर क्यूब की है, और वो क्या है एक नया घन है, वो क्या है नया घन। और नए घन की भुजा यदि मैं a मानता हूं तो इसका आयतन a क्यूब होगा, जो किसके बराबर होगा 343 के बराबर। तो a का मान यहां से कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ अपन क्या करेंगे घन, और a का मान 7 सेंटीमीटर आया है। तो यहां क्षेत्रफल क्या होगा 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 49, और 6 गुना 49 कितना होता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो अपना 4th ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर राशि कितनी हो जाती है 500 रुपए, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 700। तो आप कहेंगे कि सर जब 3 वर्ष हुए तो आपकी राशि 500 रुपए हो गई, और 5 वर्ष जब बीते तो वही राशि आपकी कितनी हो रही है 700 रुपए हो रही है। आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है, और साधारण ब्याज कौन सा ब्याज होता है, वह ब्याज होता है जिस पर ब्याज केवल मूल राशि पर ही लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 वर्ष से 5 वर्ष पर आए तो कितने वर्ष आगे चले 2 वर्ष, और 2 वर्ष में आपने देखा कि 500 से 700 हो गए, तो 2 वर्ष में ब्याज के कितने रुपए बढ़ गए 200 रुपए, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज आपका 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए मूल राशि चाहिए, तो मूल राशि कैसे मिलेगी, देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन 500 रुपए है और 5 वर्ष का कितना है 700। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में बात करें तो 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, और 5 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का ब्याज शामिल। अगर इसमें से मैं मूलधन निकालना चाहता हूं तो इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, या इसमें से मूलधन निकालना चाहता हूं तो इसमें मेरे को 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, और 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपए है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 300 रुपए। अगर 300 रुपए है तो यहां से देखो इस 500 में से अगर आप 300 घटाएंगे तो आपकी मूल राशि बच जाएगी, और वो कितनी होगी 200 रुपए, ठीक है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है कि किसी साहूकार ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, फिर अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपए कर्ज दिए। यदि 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपए ब्याज के रूप में पाता है तो उसने कितने रुपए कर्ज के रूप में दिए थे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो किसी को कुछ धनराशि उधार दे रहा है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए वो दर कितनी लगाता है 2%। फिर कह रहा है कि अगले 5 वर्ष की बात करें तो दर कितनी है 3.4%, और शेष समय के लिए जो बचा हुआ समय है उसके लिए 6% दर लगाता है, और वो कह रहा है कि कुल कितने वर्षों बाद 16 वर्षों बाद 13,400 रुपए ब्याज के रूप में पाता है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं
कि 4 वर्ष के लिए दर कितनी है 2%। ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है, दर आपकी यहां पर 3.4% दे रखी है। ठीक है, और फिर आगे वाले वर्षों के लिए, और टोटल वर्ष कितने हैं 16, जिसमें से 9 वर्ष तो हो चुके हैं, तो बच गए कितने 7 वर्ष। तो 7 वर्ष के लिए कितना हो गया 6% दर हो गई। ठीक है, यहां से देखो अपन कैलकुलेट करते हैं ब्याज को। तो साधारण ब्याज में एक ही बात मैंने हमेशा बोली है कि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा कितना मानोगे 100। तो मैंने यहां पर मूलधन मान लिया भाई साहब कितना है 100, और 100 रुपए पे आप सभी जानते हो कि दर को समय से गुणा करते हैं तो 100 रुपए का ब्याज निकल के आता है। तो यहां पर देखो समय 4 वर्ष है, दर 2% है, तो ब्याज कितने रुपए हो गए 4 गुना 2 8। 5 वर्ष 3.4 है ना, तो 5 वर्ष को 3.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 रुपए ब्याज। फिर 7 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 42 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, आप यहां से देखिए टोटल ब्याज कितना मिला 67 रुपए मिला। टोटल ब्याज कितना मिला 67 रुपए, और मूलधन मैंने कितना माना 100। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 13,400 रुपए ब्याज के हैं। तो इसका लिखने का तरीका आप ये कह सकते हैं कि 67 रुपए जो ब्याज है वो किसके बराबर है 13,400 के बराबर। तो आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि 67 बराबर आपका 13,400, फिर 1 का मान निकालोगे फिर 100 का मान निकालोगे, या आप डायरेक्ट यहां कर सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है 13,400 रुपए ब्याज है, और आप यहां पर ब्याज कितना बता रहे हो 67, और मूल राशि आपकी कितनी होती है 100 जो मैंने मानी है। आप यहां से डिवाइड करेंगे ना तो 200, और 200 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, देखिए क्वेश्चन है कि 31,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7% दर पर तथा दूसरे भाग को 11% दर पर दे दिया गया। यदि 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि 11,560 रुपए हो तो 11% की दर पर दी जाने वाली राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहां से अपन क्या कह रहे हैं कि 31,000 को, कितने हजार को 31,000 रुपए को कितने भागों में बांटा है 2 भागों में बांटा है। तो यहां से देखो ये आपका 31,000 रुपए है, और इसका पहला भाग कितना % की दर से 7% की दर से, दूसरा भाग कितना % की दर से है 11% की दर से। फिर कह रहा है कि कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद वो कितने रुपए ब्याज के चुकाता है 11,560 रुपए, और वो किस पे चुकाता है 31,000 पे। तो यहां पर अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे मिश्रण नियम से, और मिश्रण नियम में आपको पता ही है कि पहला हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा और फिर कंप्लीट राशि का हिस्सा। अगर ऐसी स्थिति है तो आप वहां से मिश्रण नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पहला हिस्सा 7% दर है, दूसरा हिस्सा 11% दर है। तो अब देखो कंप्लीट राशि मतलब 31,000 रुपए पर अगर अपन कंप्लीट दर निकाल लेते हैं, पूरे राशि की दर निकाल लेते हैं, तो उसको अपन कहां रखेंगे बीच में। तो देखो पूरी दर निकालते हैं कैसे, ब्याज आपका है 11,560, तो आपने लिखा कि ब्याज तो है 11,560, गुणा कितना होता है 100, क्योंकि दर बराबर है ना, दर बराबर 11,560 गुना 100, और मूलधन आपको कितना बता रहा है 31,000, और समय आपका कितना है 4 वर्ष। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 4 का भाग लगाएंगे 4 × 12, सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहां पर 8 4 32, और फिर आपका कितना हो जाएगा 9 4 36। तो यहां से अपने पास दर मिलेगी 289/31%। ठीक है, तो 289 बटे कितना हो गया 31। तो कंबाइन हिस्से की दर 289/31% रही। तो यहां से देखिए आप क्या करेंगे, इनका अंतर यहां पर निकालेंगे, इनका अंतर यहां पे निकालेंगे। तो देखो यहां से आप क्या लिखोगे कि 289/31 डिवाइडेड माइनस कितना हो जाएगा 7। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 72 बटा कितना मिल जाएगा 31 मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर यहां से देखिए आप क्या करोगे, 11 माइनस का कितना करोगे 289,
बटा 31। तो यहां से आप लिखोगे तो आपको अंतर यहां पर 52 बटे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 31 मिल जाएगा। और यहां से देखो अगर दोनों के बीच अनुपात देखा जाए तो 31 से 31 कट गया, और 52 और 72 की बात करें तो यहां से 4 का भाग जाता है, ठीक है। तो ये तो कितना रह गया 13, और ये कितना रह गया 24। तो इनकी राशि का जो अनुपात है वो कितना आया है 13:24। अब कौन से हिस्से की चाहिए, 11% के हिस्से की, तो 11% का जो अनुपात है वो कितना है 24। तो आप यहां से 24 लिखेंगे। फिर अनुपातों का योग देखें तो कितना आ रहा है 13 और 24 37 हो जाएगा। कुल राशि कितनी है 31,000, क्या है 31,000, ठीक है। यहां से अपने को सोल्व करना है तो देखो कितना हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं कि अगर इनको अपन डिवाइड करेंगे, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 18,000 रुपए की राशि, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है। जब साधारण ब्याज दर 5% हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं, तो आपको यहां पर 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में चुकानी है। और कौन से ब्याज पर, साधारण ब्याज पे। आप सभी जानते हैं, वैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है उसमें एक टॉपिक में कि मैं प्रत्येक किस्त की राशि कितने मान लूं 100, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मान लूं 100। अब देखो कितने किस्तों में चुकाना है 3 में, और प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट 5% ब्याज लगेगा, मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए, तो 200 पे 10 और 300 पे 15 रुपए ब्याज होगा। तो यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100। फिर आपको यहाँ पर 5 रुपए ब्याज जोड़ देना है तो 105 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें अपन क्या करता है, अगर प्रोसेस की बात करें तो स्टार्ट किस्त को लेकर अगर बात करते हैं तो 300 रुपए आपके पास उधार ली गई राशि है, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि यदि मैंने 100 मानी है तो 3 किस्तों में मतलब 300 रुपए का फाइनेंस करवाया है। 300 रुपए का फाइनेंस में पहली किस्त पर कुछ भी ब्याज नहीं लगता, इसलिए 100 रुपए ही जमा होता है। दूसरी किस्त पर 200 रुपए का ब्याज लगेगा, तो 100 रुपए पर 5 तो 200 रुपए पे 10, तो यहां पर आप इसको 10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर लास्ट किस्त पर 100 रुपए पर ब्याज लगेगा तो कितना हो गया 5। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं कि पहले 100 फिर 5-5 रुपए जोड़ते हुए चलता हूं, जितनी किस्त होती है उतना। अब यहां से देखो ये कितना हो गया 315 रुपए, कितना हो गया 315 रुपए, और लेकिन चुकाना कितना है अपने को 2520। तो यहां से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो कह रहा है 2520 चुकाना है, आप चुका रहे हो 315, और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100। अगर अपन 5 का भाग लगाएंगे ना तो यहां से 5 का भाग कितनी बार जाएगा 63 बार, और यहां से 5 का भाग 20 बार जाएगा, और यहां से 63 को इधर से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार 40 बार, और 40 गुना 20 कितना होता है 800 रुपए। तो अपने पास प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 800 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इससे और आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज में अपन क्या कहते हैं कि प्रथम वर्ष ब्याज लगता है केवल मूल राशि पर, और दूसरे वर्ष ब्याज लगता है मूल राशि प्लस प्रथम वर्ष के ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि 8% की दर है और प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 48 रुपए, और आपको केवल यहां से दूसरे वर्ष का ही ब्याज चाहिए, दूसरे वर्ष का ब्याज। और आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती ब्याज के लिए कि जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है वो क्या होता है, एक तो मूलधन पर ब्याज लगता है प्लस साथ में लगता है प्रथम वर्ष के ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो यहां मूलधन का ब्याज तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, जो प्रथम वर्ष का ब्याज होता है वही तो मूलधन का ब्याज है, तो 48 हो गया, और इस 48 पर 8% से ब्याज आपको और देना होगा। तो 48 तो ये हो ही गया है, और यहां से आप कितना लिखोगे, देखो 32 और 64, तो 384, तो 3.84 हो गया,
और यहां से आप लिखोगे तो 51.84 रुपए ब्याज का हो जाएगा। तो 51.84 रुपए ब्याज, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपना 36/25 गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में, देखो क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 36/25 गुना। मतलब ये कह रहा है कि 36/25 गुना होने का मतलब क्या होता है कि मूलधन आपका यहां पर 25 है तो मिश्रधन आपका क्या है? 36 है। तो अगर मूलधन और मिश्रधन के अनुपात की बात करें तो 25 अनुपात कितना है? 36। 25 अनुपात कितना है? 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितने वर्ष की बात कर रहा है? तो 2 वर्ष की स्थिति में देखा जाए तब आपका 25 अनुपात कितना है? 36 है। अगर यहां से सिंगल वर्ष 1 वर्ष के लेके आए तो यहां के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल। तो 25 का कितना हो जाएगा? 5 और 36 का कितना हो जाएगा? 6। तो ये सिंगल वर्ष के लिए आई। और यहां पर अगर अपने को दर निकालनी है तो देखो दोनों तरफ वर्गमूल किया तो 5:6 आ गया है। तो अब मूलधन कितना है? 5 और ये मिश्रधन कितना है? 6। तो ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है दोस्तों? 1 मिल रहा है। किस पर? 5 रुपए पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे करोगे? 100। तो यहां से कितने बार कट गया? 20 बार। तो आपका यहां से जो ब्याज की दर है वो दोस्तों कितने परसेंट निकल के आई है? 20%। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना? तो अपन यहां पर क्या करते हैं, ये जो दर के क्वेश्चन होते हैं वो 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए पूछे जाते हैं। तो 1 वर्ष में तो सिंपल ही बात है, 2 वर्ष में अपन इनका वर्गमूल करते हैं, 3 वर्ष में इनका घनमूल करते हैं और फिर जो ब्याज होता है उसका अपन कैलकुलेशन ब्याज की दर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 से ही 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। देखिए यहां पर आपको गणना बता रखी है 6 माही, और 6 माही गणना का मतलब हो गया कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो कितने माह से करोगे? 6 माह से। तो यहां पर पहले दर और समय को चेक करते हैं। दर कितने परसेंट है? 10%। अच्छा दोस्तों 10% वार्षिक है, लेकिन गणना में अर्धवार्षिक करना चाहता हूं तो यहां जो दर भी अर्धवार्षिक ही होगी। तो 10% 12 महीने की है तो 6 महीने की दर कितनी होगी? 5%। तो अपने पास दर का कैलकुलेशन रहा कितना? 5% का। ठीक है, फिर कह रहा है कि समय कितना है? 1 से 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष है। और 1.5 वर्ष में अगर अपन गणना करना चाहते हैं तो 6 महीने से कितनी बार गणना करेंगे? तो पहली 6 महीने बाद में 12 महीने बाद और फिर 1.5 वर्ष बाद। तो टोटल गणना कितनी होगी? 3 होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो आपका 1.5 वर्ष है, ठीक है, इसकी गणना कितनी गणनाओं में कन्वर्ट होगी? 3 के अंदर। तो अब अपने पास दर तो कितनी है? 5, और कैलकुलेशन आप कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार। तो मूल राशि कितनी है? देखिए 8,000 है। मूल राशि कितनी है? 8,000। दर आपको 5% दे रखी है क्योंकि 5% में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसका भिन्न का मान कितना होगा? 1/20। अब यहां पर 8,000 रुपए पर मेरे को कितनी बार कैलकुलेशन करना होगा? 1/20 से 3 बार, क्योंकि यहां पर गणना आपको 3 दे रखी है। तो पहली कैलकुलेशन से 1/20 कितना होगा बताइए? 400। ठीक है, दूसरी गणना अगर आप यहां से 1/20 से करेंगे तो कितना रहेगा? 20। फिर 1/20 से गणना करेंगे तो कितना रहेगा दोस्तों? 1 रह जाएगा। फिर देखो इसको तो 3 से गुणा करते हैं, इसको 3 से, और इसको किससे? 1 से। तो ये 1200 हो गया, ये आपका 60 हो गया, और यहां से ये 1 हो गया, और टोटल कितना हो गया? 1261। तो अपने पास यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो 1261 मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां से आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको कह रहा है कि रुपए कितने हैं? 5,000,
दर कितनी है 10%। और 3 वर्ष का कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या चाहिए, अंतर। तो सबसे पहले जो भी दर दे रखी है 10%, इस 10% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। फिर 5,000 रुपए मूल राशि है, तो 5,000 रुपए मूल राशि रही। इस पर आप कितनी बार गणना करोगे, देखो 3 वर्ष की बात हो रही है तो 1/10 से तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद सेकंड गणना करोगे 1/10 से तो ये कितना हो जाएगा 50। फिर थर्ड गणना करोगे 1/10 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपको यहाँ 3 वर्ष दे रखा था तो आपने 3 बार गणना की 1/10 1/10 1/10 से। 10% दे रखा था तो इसका भिन्न का मान 1/10 आ गया। और मूल राशि ऑलरेडी आपको कितनी दे रखी है 5,000। आप इसके बाद क्या करते हैं, इधर 3 से गुणा, इधर 3 से गुणा, इसको 1 से गुणा। ये तो आपका कितना हो गया 1500, ये कितना हो गया 150, ये आपका कितना हो गया भाई 150, और ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो आप अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि ये पूरा का पूरा ब्याज कितना है, ये पूरा का पूरा ब्याज चक्रवर्ती ब्याज होता है। पूरा का पूरा ब्याज कितना होता है चक्रवर्ती ब्याज। और ये जो मूलधन का ब्याज होता है ना, इस ब्याज को अपन क्या कहते हैं साधारण ब्याज। तो पूरे में से अगर इसको अपन घटा देंगे तो बचेगा क्या 150 और 5 ही तो बचेगा। तो 150 और 5 कितना होता है 155। तो यही तो अपना आंसर है। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना रहेगा 155 रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल राशि तो आपकी 5600 रुपए है, ठीक है। और समय अवधि क्या बताई है इसने 4 अप्रैल है ना, 4 अप्रैल से कहां बताई है जून। तो कितनी 16 जून, कितनी जून बताई है दोस्तों 16 जून बताई है, ठीक है। तो 16 जून तक जो भी ब्याज होगा वो ब्याज का कैलकुलेशन करना है किस दर से, आर का मान यहां पर लिख दिया है 5% की दर से। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि समय काउंट करते हैं। क्या करते हैं समय काउंट। और आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज की प्रक्रिया में जिस दिन राशि उधार दी जाती है उस दिन की डेट को अपन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन राशि चुकाई जाती है उस दिन को अपन ब्याज में कैलकुलेशन में लेते हैं। तो देखिए यहां अप्रैल की बात कर, तो देखो अप्रैल मई और क्या हो गया जून। भाई अपने पास 3 मंथ ही तो चले कि अप्रैल मई और जून। तो यहां पर अप्रैल कितनी है 4 अप्रैल है। तो देखो अप्रैल का अगर अपन महीने की बात करें तो अप्रैल में कितना होता है बताइए, अप्रैल में आपका कितना होगा भाई 31 रहेगा या 30 रहेगा। तो 30 रहेगा और 30 में से कितने दिन रह जाएंगे, कितने दिन का ब्याज नहीं लगा 4 दिन का, तो कितना हो गया 26। मई कितने दिन की हो जाएगी 31 दिन की, और यहाँ जून कितने दिन की हो जाएगी 16 दिन की। मतलब अप्रैल में 26 दिन तक ब्याज लगा, मई में 31 दिन तक, और जून में कितने दिन तक 16 दिन तक। अगर टोटल दिन काउंट करें तो टोटल दिन कितना आ रहा है देखो 3 और 2 5 और 1 6 और 12 और 1 13, मतलब आपका 73 दिन। कितने दिन आया है 73 दिन का ब्याज लगा है। कितने दिन का लगा है भाई 73 दिन का ब्याज। और आप सभी को पता है कि दिनों को हमेशा किस में बदलते हैं वर्ष में, और इसमें अगर वर्ष में बदलेंगे तो 73 में किसका भाग लगाएंगे 365 का, ठीक है। तो ये इसका वर्ष हो जाएगा। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1 और ये कितना 5। तो इसका समय अवधि कितनी रही 1/5 वर्ष। तो यहां से अगर अपने को ब्याज कैलकुलेट करना है तो मूल राशि तो कितनी दे रखी है 5600, और मैं हमेशा ये बताता हूं कि 5600 क्वेश्चन में दे रखा है मूल राशि,
और हम हमेशा ही 100 रुपए क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं। तो ये 100 किसके बराबर है, 5600 के बराबर। फिर आपको यहां से क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो दर गुना, देखो दर गुना जो समय होता है वही ब्याज होता है। तो समय तो 1/5 है, आप देखिए समय कितना है, 1/5 है, और यहाँ पर दर भी कितनी है, 5 है। तो यहाँ से कैलकुलेट होके ब्याज कितना बन रहा है, 1 बन रहा है ना। तो यहाँ पर ब्याज आपका कितना रह गया, 1। तो यहाँ से सीधा कैलकुलेशन अपने पास आ जाएगा और आंसर कितना बनेगा, 56 रुपए। ठीक है ना। तो ये चीज अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूले लगा के आप सोल्व कर दीजिए कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो भी आपका कितने रुपए आएगा, 56 रुपए। तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 110 नंबर का क्वेश्चन, देखो कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण मोहन ने एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखो दर 11 पॉइंट कितनी है, 5%, और यहां से कन्वर्ट होके ये कितनी हो जाती है, 10% हो जाती है। तो आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि अगर मूलधन अपन 100 रुपए मानकर चले तो पहले दर 11.5% थी, मतलब 11.5 रुपए ब्याज मिला करता था। अब देखो 10% हो गई तो ब्याज अब कितना हो गया, 10 रुपए। तो बोलो ब्याज में कितने की कमी आई, पहले 11 रुपए 11.5 मिलता था, अब 10 मिलता था, तो 1.5 रुपए, इतने रुपए की कमी आ गई। और ये कह रहा है कि एक वर्ष में कितने की कमी आ रही है, एक वर्ष में आपके यहां पर 55 पॉइंट कितनी, 5 की, और आप बता रहे हो कमी 1.5 की। ठीक है, और यहां पर अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन अपन कितना मान के चलते हैं, मूलधन 100 मान के चलते हैं, तो गुणा में क्या रख देंगे, 100। तो यहां से देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 555 बटा क्या रहेगा, 15, और गुणा कितना हो गया, 100। देखो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से आप यहां से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 3 आ जाएगा, और यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 20। कोई दिक्कत है नहीं। 3 से डिवाइड करिए तो देखिए एक बार चला गया, फिर 2 से 25, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 5 3 15 हो जाएगा। अब 185 को 2 से गुणा करना है, तो 1 0 तो ये हो गया, फिर 10 16 1 17 2 रे कितना हो गया, 3। तो यहां से आपकी जो मूल राशि रहेगी वो कितने रुपए रह जाएगी, 3700 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है कि गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए किसने कहा कि गणित की प्रकृति व सुधार राज्य की समृद्धि से हुआ है। तो देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि सामुदायिक गणित के द्वारा निम्न में से कौन से बिंदुओं का महत्व दृष्टिगत होता है। यहां ऑप्शन आपको दे रखा है कि नैतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का, जीविकापार्जन संबंधी मनोवैज्ञानिक मूल्यों का, कौशल के मूल्यों का, एवं सामाजिक संरचना के संगठन एवं रखरखाव का। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करें सामुदायिक गणित की, तो सामुदायिक गणित में अपन क्या कहते हैं कि सामुदायिक गणित से संबंधित अगर अपन बात करें तो केवल इतना सा बोलते हैं कि समाज में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका सारा महत्व किसको जाता है, गणित को जाता है। ठीक है, और इसमें यह कह रहा है कि सामुदायिक जो भी गणित है उस गणित के अंदर कौन कौन से बिंदुओं का महत्व है, दृष्टिगत है, या कौन कौन से बिंदुओं का महत्व ज्यादा है। तो अपन बात करें नैतिक मूल्यों की, तो नैतिक मूल्य से मतलब इतना निकल के आता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार का आचरण कर रहा है, वो कैसी सोच विचार रखता है, यह सारा महत्व किससे होता है, गणित से। तो बिल्कुल आप यहाँ कहेंगे कि गणित का इसमें नैतिक मूल्यों में भी क्या होता है, महत्व होता है। सांस्कृतिक मूल्यों की अगर बात करें तो सांस्कृतिक मूल्य का मतलब हो गया कि जो भी अपनी धरोहर है या अपनी जो भी संस्कृति है उसका आप पालन कर रहे हो या उसको आप सजो के रख रहे हो किसी सीक्वेंस के तहत, तो वो सारी चीजों में भी किसका महत्व होता है, गणित का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जीविकापार्जन। जीविकोपार्जन संबंधी मतलब आप अगर यहाँ पर समाज के अंदर अपनी जीविका चला रहे हो तो जीविका के लिए भी आपको गणित का ही महत्व रहता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का, तो मनोवैज्ञानिक मूल्य का मतलब यह हो गया कि आप सभी जानते हैं कि गणित हमेशा ही
किसी भी व्यक्ति की तार्किक क्षमता और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ावा देती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर मैथ्स की अगर कोई स्टूडेंट रहता है या विद्यार्थी रहता है तो किसी भी डिसीजन को या किसी भी मतलब कि आप किसी कहीं पर भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और वहां से आपको कोई अकस्मात डिसीजन लेना होता है तो ऐसी अकस्मात डिसीजन लेने की क्षमता भी गणित से ही रहती है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक मूल्यों का भी महत्व इसके अंदर है। और कौशल के मूल्यों का तो जैसे किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी समाज के अंदर अगर बात करेंगे किसी भी कौशल से संबंधित या उसकी क्षमता से संबंधित तो वो सारी किस पर डिपेंड करती है, गणित के महत्व पे। तो यहाँ पर अब देखिए पांचों बिल्कुल ठीक है। और छठे की अगर बात करें तो सामाजिक संरचना संगठन रख रखाव के लिए, तो आप यहां से भी ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए, उसको सीक्वेंस प्रदान करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए भी गणित का महत्व होता है। तो दोस्तों इन जो 6 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट में गणित का बिल्कुल महत्व होता है। तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व तकनीकी क्षेत्र की आधारशिला होती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है कि विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहां पर ये जो चारों ऑप्शन आपको दे रखा है तो विज्ञान भी एक गणित का ही पार्ट है, इंजीनियरिंग में भी अपन क्या करते हैं, गणित को ही लेते हैं, और मैनेजमेंट तो किसी भी व्यवस्था को, किसी भी चीज को या व्यवस्थित रूप से अगर उसको अपने को बताना है या व्यवस्थित रूप से अपन करना है तो वही चीज आपकी क्या है, मैनेजमेंट है। तो कोई व्यवस्था बनाने में भी आप किसका महत्व रखते हो, गणित का ही। तो यहां पर अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गणित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 कि अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर निम्न में से कौन निर्भर होते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं। जैसे अपन किसी पर डायरेक्ट बात करें तो वो डायरेक्ट प्रभाव रहता है, प्रत्यक्ष रहता है, और किसी पर इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें तो वो आपका अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष रूप से गणित का ज्ञान पर निर्भर निम्न में से कौन कौन निर्भर होते हैं। या तो यहां पर आप देखिए छंद और अलंकार, तो छंद और अलंकार में भी आपके यहां पर क्या होते हैं, काउंटिंग होते हैं। तो काउंटिंग नंबर में अपन इसकी बात करते हैं, छंद और अलंकार की। इसके बाद संगीत के स्वर, तो संगीत के स्वर भी किस में डिपेंड करते हैं, गणित पे। अपन ये कह सकते हैं कि स्वर भी गणित के ही होते हैं। तो यहां से ये भी होगा। चित्रकला, मूर्ति कला, देखो किसी भी चित्र को अगर आप बना रहे हो तो उसमें एक अनुपात की आवश्यकता होती है, एक सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। कि जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अगर किसी का नाक और कान बनाना है तो नाक और कान के बीच का जो रिलेशन है कि कौन सा अनुपात है उनके बीच, किस प्रकार से अपने को वो चित्र बनाना है या किस प्रकार से रेखा चित्र का अपन इस्तेमाल करके ये चीजें बनानी है, तो इसमें भी आपका यहां पर ज्ञान निर्भर रहता है। तो आप यहां से ऑप्शन कौन सा सही कर सकते हैं, 4th, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य है। देखिए समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, गणित का विकास, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का विकास एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। तो यहां से अपने को देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा दोस्तों। यहां पर आप कहोगे कि समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब जो भी आपका समुदाय है, जो भी आपका समाज है, उसमें यदि गणित के प्रति अपन दृष्टिकोण की बात करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो उस समाज का विकास भी होगा और वहां से उन्नति भी होगी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक हमारी एक, आंख हमारी दो, इस कविता का गणित शिक्षण में प्रयोग उपयोगी रहेगा। देखो ये दो, नाक अपनी एक है, आंख अपनी दो है, तो ये अपन किसको बताते हैं, जो कोई भी बालक होता है उसको काउंटिंग नंबर सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो कक्षा 1 में जो बंदा रहेगा वो तो सीधी सी बात है काउंटिंग नंबर रहेगी, वो सीख ही सकता है। फिर कक्षा 2 के लिए और कक्षा के लिए तो इनमें तो सिंपल उनकी संक्रियाओं से संबंधित अपन बात करते हैं, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित बात करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को अपने को यह बताना है कि एक क्या होता है, तो एक को अपन यहां प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई नाक अपनी एक होती है, या अपन ये कहे कि यार दो क्या होते हैं, तो दो अपनी आंख होती है। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि ये जो चीजें हैं वो किसके प्रयोग में लानी चाहिए, नर्सरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि सामुदायिक गणित में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। बालकों की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि,
बालिकाओं की गणितीय ज्ञान के प्रति रुचि, विद्यालय की गणित के प्रति रुचि और समाज की गणित के प्रति रुचि। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और आपको यहां पर बताना है कि सामुदायिक जो गणित के प्रमुख रूप से ध्यान में लिया जाता है। देखो वैसे देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन में आपको यहां गणित को प्रयोग में लाना ही होता है। ठीक है भाई, बालकों की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि, तो जो भी बालक होते हैं, ठीक है, उनको अपन ये मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई गणित में रुचि आपकी रहेगी तो आप बहुत सारी चीजों पर विकास कर पाओगे। नेक्स्ट, बालिकाओं की गणितीय ज्ञान में रुचि, तो ये भी आपका यहाँ गणित का ही महत्व है। विद्यालय की गणित के प्रति रुचि, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी ये चीजें हैं। समाज की गणित के प्रति रुचि, तो समाज में भी आप ये कह सकते हैं कि बिना गणित समाज का आप समाज को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते, समाज को एक उन्नति की तरफ नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर इसने एक बात कही है, प्रमुख रूप। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि चारों में ही जब गणित की महत्ता है तो प्रमुख रूप से अपन क्या ध्यान दें। तो देखो एक एक ऑप्शन पे अपन बात करें कि समाज की गणित के प्रति रुचि, तो 2 स्थितियां होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई सुदृढ़ है और उसको अपन सुदृढ़ करेंगे तो शायद उसका महत्व उतना बड़ा नहीं रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक लोग ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। ठीक है, अगर अपन फाइनेंशियली बात करें, पैसों को लेकर बात करें, और इसके पास अनाप शनाप धन है, ठीक है, और इसी को ही अपन वापस उसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि आप यहां पर कुछ विकास कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भाई पहले से सुदृढ़ है उसी को आप सुदृढ़ कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप यहां पर देखिए कि इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास कुछ भी नहीं है, और फिर आप उसको फाइनेंशियली सुदृढ़ कर रहे हो, उसको एक अच्छा मुकाम प्रदान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से यहां पर विकास की क्या है, संभावना है। तो देखिए समाज में गणित के बिना समाज का ही मतलब समाज ही नहीं बन पाएगा बिना गणित के बिना, तो इसमें गणित की बताने की और उसके प्रति रुचि दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भाई जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। फिर विद्यालय की गणित के प्रति रुचि, तो आप यहां भी कह सकते हो कि विद्यालय में तो गणित तो होनी है, तो अपन उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां सुदृढ़ है, क्योंकि विद्यालय में हर वक्त हर एक कक्षा के अंदर क्या चलाई जाती है, गणित चलाई जाती है, तो वहां भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने समाज में अपन क्या कहते हैं कि अपने समाज में अपन उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो अपने से पिछड़ा हुआ है। तो देखो आप यहां समाज के लेकर अगर बात करें तो यहां बालकों की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि तो बिल्कुल होनी है। हर एक जैसे किसी भी घर की बात करें तो वहां पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक मतलब कि अगर 2 प्रकार के लोगों की बात करें जैसे बालक और बालिकाओं की, तो यहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ज्ञान को लेकर बालक को। भाई बालिकाओं के लिए अलग अलग धारणाएं रखते हैं कि नहीं क्या पढ़ के क्या करेगी, या मतलब आप उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर अपन देखें अपने समाज में तो ये कहेंगे कि बालक के कंपेयर में बालिकाओं को थोड़ा पिछड़ा जाता है। और मैं ये कहूं कि अगर जो पिछड़ा वर्ग है अगर उसको अपन विकास की तरफ उन्नत करेंगे तो वो अपना एक प्रमुख स्रोत होगा। तो यहां पर बिल्कुल चारों में ही गणित की महत्ता है, लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि बालिकाओं की गणितीय ज्ञान के प्रति रुचि प्रमुख आपका कार्य रहेगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है। तो देखिए बजट के निर्माण द्वारा, योजनाओं के निर्माण द्वारा, योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा, या साधनों के मूल्यांकन द्वारा। तो दोस्तों आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो गणित के आर्थिक विकास में जो सहायता रहेगी वो किसके लिए रहेगी, बजट के निर्माण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। देखो सामुदायिक गणित में अपन क्या करते हैं, सामुदायिक गणित में अपन बात करते हैं किसी भी कौशल से संबंधित, ठीक है, या किसी ज्ञान से संबंधित, या किसी संख्यात्मक विवरण के संबंधित। तो देखिए सामुदायिक गणित में अगर अपन बात करें तो ज्यादा यहां पर ऑप्शन दे रखा है त्रिकोणमिति। तो मेरे को लगता नहीं कि सामुदायिक गणित या किसी समाज में अगर गणित की महत्ता को लेकर अपन बात करें तो आप यहां पर इस त्रिकोणमिति के रूप में कुछ देखेंगे। ऐसे समाकलन अवकलन ये अपनी व्यवहारिक जीवन की गणित नहीं है। तो यहां पर अपन बात करें कि संख्यात्मक ज्ञान अपन कौन सी गणित से मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर अंकगणित से। तो इसका मतलब अपने पास जो आंसर रहेगा इसका वो अंकगणित होगा। ठीक है, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु शॉपिंग मॉल में ले जाता है। उसकी इस क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जोड़, घटाव, गुणा के प्रत्ययों को स्पष्ट करना,
छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य से परिचित कराना, बाजार की शेयर कराना और गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संख्याओं को समझाना। तो देखिए 4 अब चीजें अपने पास है। पहली है जोड़ घटाव गुणा के प्रत्यय को स्पष्ट करना। तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि जोड़ घटाव गुणा को प्रत्यय को अगर अपन स्पष्ट करना है तो शैक्षिक वर्णन की ही आवश्यकता होगी। ये चीजें सारी क्लास में भी अपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य से परिचित कराना। तो अगर छात्र की अगर अपन बात करें तो छात्र को इस पे कोई शैक्षणिक वर्णन के रूप में अपन नहीं ले सकते कि किसी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार से आप दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर चारों ऑप्शन की अपन बात करें और देखो नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन था बाजार की शेयर कराना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो यहां पर जो बेटर आपका आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर, कि गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर जो भी शॉपिंग मॉल में क्या तोल भाव होते हैं, किस प्रकार गुणा भाग करते हैं, किस प्रकार के सामान से अपन कोई सामान अपन खरीदते हैं तो उसका किस प्रकार का मूल्य अपन डिसाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों का विवरण अपन यहां बता सकते हैं शैक्षिक वर्णन में। तो अपने पास यहां से आंसर रहेगा गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणितीय संक्रियाओं को समझाना। और आप जानते ही हैं कि गणितीय संक्रिया अपने पास क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम जो 6 फरवरी 2021 का पेपर हुआ था प्रयास महामेगा टेस्ट सीरीज का, उसके साइंस पोर्शन को देख रहे हैं। तो देखिएगा, दूरसंचार के क्षेत्र में 121वां प्रश्न है। दूरसंचार के क्षेत्र में एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में हार्ड कॉपी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित भेजा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही है यहाँ पर फैक्स आपने सभी ने सही किया था। देखो पेजर, व्हाट्सअप और ईमेल ये अलग अलग मतलब इक्विपमेंट है। व्हाट्सअप आप जानते हैं कि चैटिंग के काम आता है, कोई भी फाइल वगैरह भी भेज सकते हो, इस पर फोटो भी भेज सकते हो, ठीक है ना। पेजर भी दूरसंचार से संबंधित ही यहाँ पर है। व्हाट्सअप लेकिन हार्ड कॉपी के रूप में उसको नहीं भेजता, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजता है। पेजर भी नहीं भेजता। ईमेल जो है, ईमेल आप जानते हैं कि भाई ईमेल एक विशेष एड्रेस होता है ईमेल का, और उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में कोई भी फाइल वहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, हार्ड कॉपी नहीं। तो याद रखिए सबसे पुरानी ये चीज़ मशीन है फैक्स मशीन, और इसमें टेलीफोन नंबर ही काम आते हैं, और टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप दूसरी जगह फैक्स मशीन होनी चाहिए, उसके टेलीफोन को यूज़ करके आप सीधा वहाँ पर क्या भेज सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के रूप में भेज सकते हो। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए और आपको जम्मू कश्मीर में आप चले गए, राजस्थान में आप हो, जम्मू कश्मीर में आप चले गए, तो ऐसी स्थिति में आपको जम्मू कश्मीर भी सुरक्षित रूप से आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर फैक्स मशीन निकाल कर दे देगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय था। फैक्स मशीन बहुत ही शानदार चीज़ थी अपने ज़माने में, लेकिन आज इसका चलन जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूरसंचार के क्षेत्र में एक ऐसा यंत्र जो डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में हार्ड कॉपी के रूप में दूसरे स्थान तक सुरक्षित भेज सकता है, फैक्स मशीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैक्स शब्द बना है। तो देखिए कई आप ध्यान रखें, इसका फैक्स जो है इसका शॉर्ट अगर हम करें, फैक्स जो है इसको शॉर्ट करें तो फैक्स बोलते हैं, लेकिन इसका अगर विस्तृत रूप देखें तो इसको देखो हम कह सकते हैं फार देखो दूर स्थित क्षेत्रों में फैक्स मशीन द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फार अवे जीरोक्स। लेकिन याद रखिए फार अवे जीरोक्स जो है इसका रूढ़ हिंदी मतलब रूढ़ फुल फॉर्म है, ये इसकी ओरिजिनल फुल फॉर्म नहीं है। फैक्स की रियल में ओरिजिनल फुल फॉर्म जो है वो कौन सी है? शॉर्ट ऑफ फैक्सीमाइल जो है ये आप याद रखिए FACSIMILE, फैक्सीमाइल बोल सकते हो आप इसको, ये ही इसकी फुल फॉर्म है। फैक्सीमाइल जो है इसकी ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? फैक्स है। तो आप याद रखिए फैक्सीमाइल जो है ये इसकी क्या है? लॉन्ग फॉर्म है या इसके विस्तृत रूप है, जबकि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? फैक्स। तो हमने लिखा था यहाँ पर शॉर्ट ऑफ फैक्सीमाइल की शॉर्ट फॉर्म को ही हम फैक्स कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। रियल में इसका अर्थ फार अवे जीरोक्स से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दूर स्थित क्षेत्रों में जीरोक्स के रूप में वो हार्ड डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, तो ये भी इसका सही है। लेकिन फार अवे जीरोक्स इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा। फुल अवे जीरोक्स दे रखा है, फार अबाउट जीरोक्स दे रखा है, फाइन अवे जीरोक्स दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी सारे गलत है। ये फैक्सीमाइल सही है, नहीं तो डाउट हो जाता फिर आपको अगर ऐसे ऑप्शन होते तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे तो निम्न में से असत्य कथन चुनिए। 123वां, प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंग दैर्घ्य से होता है। क्या ये सही है? क्या आप क्या बताएंगे इसमें?
असत्य कथन की चयन करने की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर आप देंगे कि भाई असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंग दैर्घ्य से होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंग दैर्घ्य से ही होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसी से इसका निर्धारण होता है, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य को नापा किससे जाता है? तरंग दैर्घ्य बहुत ही छोटी दूरी होती है। पहले समझ लीजिए तरंग दैर्घ्य समस्या क्या है। अगर हम बात करें कि एक ये तरंग है, तो इस तरंग में ये सुरंग बनते हैं और ये क्या बनते हैं? गर्त। क्रमागत दो सुरंगों के मध्य की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी ये और इस प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या होती है, इसको आवृत्ति कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ये और इस तरंग में, दोनों में से किसकी आवृत्ति ज्यादा है? यदि t समय में ही ये तरंग और t समय में ही ये तरंग इतने कंपन करती है, तो याद रखिए समय बराबर है और इसमें इसने कंपन किए देखो कम और इसने किए ज्यादा, इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। लेकिन आवृत्ति ज्यादा होने से सिकुड़ गई क्या, और सिकुड़ने से इनके सुरंगों के बीच की दूरी क्या हो गई? यहाँ पर कम आई है। यह याद रखिए, आवृत्ति जब ज्यादा हो जाती है तो इसके बीच में जो तरंग दैर्घ्य के बीच में यहाँ पर ये दोनों के सुरंगों के बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो गया, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों के बीच में कम स्थान होने से लैम्डा का मान कम हो गया है। यानी आवृत्ति ज्यादा होने पर लैम्डा अपने आप ही कम हो जाता है। आवृत्ति अधिक तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है। भाई आवृत्ति ज्यादा है, इसकी आवृत्ति कम है, कम आवृत्ति है। इसकी ज्यादा आवृत्ति है, इसकी कम आवृत्ति है। बिल्कुल सिंपल है। कम जब भी आवृत्ति होगी लैम्डा का मान ज्यादा होगा, और आवृत्ति यदि अधिक हो गई तो लैम्डा का मान यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। हम कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य कम हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश के रंग का निर्धारण इसी तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा एक प्रदीप्त स्रोत है क्या? तो बिल्कुल ये सरासर गलत है। चंद्रमा कोई प्रदीप्त स्रोत नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तब वो जाकर चमकता है, तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है? प्रदीप्त स्रोत नहीं है। अपवर्तन की घटनाओं में तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है क्या? तो अपवर्तन की घटना में क्या तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। ये देखो, ये अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है। ये आप याद रखना, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं में तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, तीव्रता ये बदलते हैं। कहाँ कहाँ पर कौन से बदलते हैं, कौन से कम रहते हैं, ये आप अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। पर अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है, बिल्कुल होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है, तो जो भी तरंग इस प्रकार से गति करती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो तरंग इस प्रकार से गति करती है वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यों गति करेगी तो याद रखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बनेगा जब भी प्रकाश की किरण जो है माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत गति करती है, तो यहाँ पर ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जबकि समानांतर गति करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य होगा? तो हम कह देंगे भाई दूसरा ऑप्शन असत्य है। 124 में है सूर्य से आने वाला प्रकाश, दर्पण, स्टील और चद्दर व पानी, चार चीज हैं। एक दर्पण है, एक स्टील है, एक चद्दर है, चद्दर यानी लोहे की चद्दर, पानी, ये चार चीजें हैं। इन पर जब आपतित होता है तो उसके बाद इस प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। यों प्रकाश की किरण जब इन पर आपतित होगी इस प्रकार से, तो वो परावर्तित भी इस प्रकार से होगी। याद रखिए, ठीक है ना। जब वो आकर जाएगी तो वो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है? तो दर्पण से परावर्तित प्रकाश तरंग अन्य से अधिक वेग से गतिशील होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ये हो सकती है क्या, बताइए? तो हम कहेंगे भाई ये सत्य कथन नहीं है। दर्पण से परावर्तित प्रकाश की तरंग अन्य से अधिक वेग से गतिशील नहीं होती, क्योंकि वेग तो हमेशा समान ही होगा। इसमें वेग में कोई बदलाव नहीं होगा, वेग समान होगा। परावर्तन की घटना में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन तीव्रता बदल जाती है पृष्ठ को देखकर। पृष्ठ जो है उसको देखकर क्या बदलती है? तीव्रता। याद रखो क्या कहा मैंने?
जब भी परावर्तन की घटना होती है तो तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य पर ही कौन डिपेंड करता है, आवृत्ति, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। और वेग, ये तीनों के तीनों कभी भी परावर्तन में नहीं बदलते, समान रहते हैं। लेकिन आवृत्ति जो है, तीव्रता जो है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है कि पृष्ठ कैसा है। अब यहाँ पर ये तो दर्पण है, इसका पृष्ठ अलग होगा, स्टील है इसका पृष्ठ अलग होगा, चंद्र है इसका पृष्ठ अलग होगा, और पानी का पृष्ठ अलग है। ये सारे के सारे पृष्ठ अलग है, तो इनमें तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी, वेग नहीं बदलेगा, लेकिन तीव्रता बदलेगी। अब पूछा क्या है, देखते हैं। दर्पण से परावर्तित प्रकाश तरंग अन्य से अधिक वेग से गतिशील होगी क्या? दर्पण से पर प्रकाश की जब किरण आएगी तो क्या अन्य से अधिक वेग से गतिशील होगा? तो मैंने कहा था वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान वेग से गतिशील होगी। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। जबकि इसने क्या पूछा हमसे, सत्य कथन कौन सा होगा? तो देखते हैं। सभी से परावर्तित प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होगी क्या? इन सभी से प्रकाश तरंग जो यहां से निकलेगी उसकी आवृत्ति समान होगी कि? तो मैंने कहा था आवृत्ति बिल्कुल किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, आवृत्ति समान ही रहती है प्रकाश का जब परावर्तन होता है, तो बिल्कुल ये सही होगा। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता भिन्न होगी क्या? तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीव्रता भिन्न होगी, क्योंकि पृष्ठ पर निर्भर करती है तीव्रता, तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता भिन्न होगी, बिल्कुल सही है। पानी से परावर्तन संभव नहीं होगा। पानी से परावर्तन क्यों नहीं संभव होगा? बिल्कुल होगा, ये बात गलत है। तो हम कहेंगे यहां पर 2 और 3 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। कौन कौन से? 2 और 3 यहां पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 125वां क्वेश्चन, और इसमें लिख रखा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर पर एक वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों वो वास्तविक सीधा या बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा या बड़ा होगा, आभासी सीधा और बड़ा होगा, आभासी सीधा या छोटा होगा। तो इसका एक लंबा कंसेप्ट है, आप याद रखें, उसमें चित्र वगैरह बनाने पड़ते हैं। और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले जो उत्तल लेंस है उसके सामने जब भी कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में आभासी बनेगा। आभासी याद रखो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं और थोड़ा बड़ा बनेगा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। 126वीं की बात करें तो निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? प्रश्न बड़ा शानदार है, वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। अब आपको पता है कि कोई भी छोटी चीज को बड़ी करके देखने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतल दर्पण काम में लेते हैं। यदि छोटी चीज के आगे अवतल दर्पण रख दिया आपने तो वो कैसी हो जाती है, बड़ी दिखाई देती है। लेकिन बड़ी तो दिखाई देती है लेकिन वो उल्टी भी दिखाई देती है, बड़ी उल्टी, या बड़ा कह सकते हो, बड़ा या उल्टा। और उल्टी वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, वास्तविक। तो हम कह सकते हैं बड़ा उल्टा व वास्तविक होता है। अवतल दर्पण जो है उसके सामने यदि कोई छोटा वस्तु रख दोगे आप तो बड़ी हो जाएगी और उल्टी होगी और वास्तविक होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम ध्यान रखते हैं यहां पर कौन सा क्या है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? ये तो हुई बात अवतल की, अवतल में बड़ी हो जाती है वस्तु। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी, सीधी और आभासी होती है। तो ये मैंने 2 आपको कंडीशन बता दी। अब हम देखते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? इसका मतलब यह है कि दर्पण हम यदि छोटा भी ले लेना तो हमें पीछे का एरिया बहुत बड़ा उसके अंदर दिखाई दे जाए। जैसे मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक जो होती है, उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं, साइड में कांच लगे होते हैं ना, मिरर जो, जिसमें अपन कई बार मुंह देख लेते हैं, तो वो जो कांच है वो भी उत्तल दर्पण का ही बना होता है, उत्तल दर्पण का। उस कांच में आप देखिए पीछे ट्रक है इतना बड़ा, इतने बड़े सड़क का एरिया पीछे तक का पूरा उस छोटे से दर्पण में दिख जाता है। इसका मतलब ये दर्पण क्या काम करता है, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का पीछे से आ रही है उसका सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और छोटा बनाता है। इसलिए छोटा बनाने की वजह से बहुत बड़ा क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है। याद रखिए उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट चलते हैं 127वें प्रश्न पर। 127वां है हमारे पास कि निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। ये 126वां क्वेश्चन था। एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें v है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी और u क्या है, u है इसको बोलते हैं दर्पण का सूत्र। और 1/u, u क्या है, u क्या है, तो u है दर्पण से बिंब की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। तो याद रखिए यहां पर हमें क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले फोकस दूरी दे रखी है, यानी हमें f दे रखा है। f कितना है बोलो, f दे रखा है हमें यहां पर, f दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा यहां पर सेंटीमीटर में होगी। इसके बाद प्रतिबिंब से 8 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं v का मान 8 सेंटीमीटर यहां पर हमको दे रखा है। तो दो चीजें आपको जब दे रखी हैं तो आप क्या u निकाल सकते हो क्या, वो पूछ रहा है कि बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमसे वो u निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है बोलो, u का मान निकलवा रहा है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। सर सूत्र में रख दीजिए 1/f बराबर 1/v। तो याद रखो यहां पर यदि सूत्र में हम मान रखेंगे तो 1/f की जगह क्या आ जाएगा 16 बराबर 1/v, v की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/u। जब हम इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर 1/16 माइनस 1/8 आ जाता है और इधर रहता है 1/u। ठीक है ना, u। फिर इसके बाद इसका लघुत्तम ले लो तो 16 आ जाएगा, 1 माइनस 8 दूनी 16, 2 1/u माइनस का 1/16 बराबर 1/u। और इसके बाद अगर हम इसको ये 1/u का मान है, लेकिन अगर हम u का मान निकालना चाहें तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो -16। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, -16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दर्पण के सूत्र से। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। बायो का क्वेश्चन है, लोकजा का दूसरा नाम भी क्या है। लोकजा जबड़ा बंद, ठीक है ना, कल परसों ही मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाया है इसको। लोकजा जो है इसका दूसरा नाम, लोकजाज अनोदर नेम ऑफ, तो मलेरिया, टिटनेस, काला ज्वर और डिप्थीरिया। इसमें से क्या उत्तर सही होगा, टिटनेस। ठीक है ना। इसके अलावा हम ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है जबड़ा बंद हो जाता है। ठीक है, जबड़ा लॉक हो जाता है टिटनेस जब होता है तो ये क्या होता है, घोड़े के मल के अंदर ये वायरस पाया जाता है। टिटनेस जो है बड़ा नुकसान, मतलब क्या करता है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसके मल में भी पाया जाता है। धूल मिट्टी या फिर जंग लगे लोहे के अंदर भी ये इसका रोग कारक पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा टिटनेस जो है इसमें जबड़ा बंद हो जाता है। मलेरिया में आरबीसी की कमी हो जाती है। काला ज्वर है ही, डिप्थीरिया और काला ज्वर, ये आपको याद रखने। 129वें क्वेश्चन में देखें तो निम्न में से कौन सा एक रोग समूह जीवाणु द्वारा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स बैक्टीरियल डिजीज, तो कौन सा जीवाणु से होता है ये आपको याद रखना है। तो जीवाणु से होने वाले देखो, कोलेरा यानी हैजा भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है और निमोनिया भी जीवाणु से होता है। ये तीनों ही जीवाणु से होते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में देखें तो मलेरिया, एड्स और कोलेरा है, तो कोलेरा यानी हैजा जीवाणु से होता है। मलेरिया मादा एडिज, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ लेके आती है, तो उससे होता है, यानी ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और एड्स विषाणु जनित रोग है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे कर करके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, मलेरिया, सिफिलिस। इन सभी में कोलेरा, टाइफाइड और निमोनिया जीवाणु जनित रोग हैं, याद रखें। इसके बाद निम्न में से कौन सा क्यूलेक्स मच्छर से द्वारा वाहित होता है। देखो मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर जो होता है वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का मच्छर होता है। मच्छर 3 प्रकार का है। इसमें भी कौन सा मच्छर काटता है आपको पता है ना। मच्छर
क्यों काटते हैं, पहले तो बताओ हमें ही क्यों काटते हैं। तो आप याद रखो, मनुष्य जो है उसका ब्लड गर्म है और उसको अपने जो अंडे है, लार्वा है, उसको पकाने के लिए या उसको सेने के लिए आप समझते हो कि उसको क्या चाहिए, एक हीट यानी गर्मी चाहिए। और गर्म उसको अगर गरम गरम रक्त मिलता है तो वो उसके लिए पकाने के लिए आवश्यक होगा, तो उसके लिए हेल्प करेगा। मच्छर जो है वो उसमें आप याद रखिएगा। अब जब अंडे को पकाने की बात आ रही है तो नर तो अंडे देता नहीं है, मादा देती है अंडे। तो कभी भी नर मच्छर नहीं काटता, मादा मच्छर काटती है, हमेशा याद रखना। और मादा भी 3 प्रकार की होती है यहाँ पर, मादा एनाफ्लिज, मादा एडिज और मादा क्यूलेक्स। देखो ये मच्छर जो है ना, मादा एनाफ्लिज, ये तो गंदे पानी में रहता है और रात में काटता है। गंदे पानी में रहता है, रात में काटता है। मादा एडिज जो है और साफ पानी में रहता है और दिन में काटता है। और मादा क्यूलेक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, मादा क्यूलेक्स जो है वो क्या करती है, मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया, फील पाँव जिसका नाम है, फील पाँव, ठीक है ना। फाइलेरिया या फील पाँव इस मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। मादा एडिस की वजह से किससे होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये इनका नाम सुना होगा, ये मादा एडिस की वजह से होते हैं, चिकनगुनिया। और ये मादा एडिस की वजह से क्या होता है, तो मलेरिया वगैरह ये इसकी वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ये थोड़े से मैंने आपको बताया। निम्न में से कौन सा रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, मतलब क्यूलेक्स मच्छर उसका वाहक है, तो बताओ कौन सा है। क्यूलेक्स मच्छर क्या है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइलेरिया, फील पाँव जिसको बोलते हैं, फाइलेरिसिस बोलते हैं, उसका वाहक है। ऐसा जीव जो रोग को एक जीव से दूसरे जीव तक ले जाता है क्या कहलाता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरीज ए डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलोगे, एक ऐसा जीव जो एक से दूसरे जीव तक रोग कारक को ले जाता है। जैसे क्यूलेक्स मच्छर लेके जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। और जो रोग पैदा करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैथोजन। जैसे मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो ये तो है क्या, ये तो है इसको पैथोजन बोलेंगे, रोग कारक है प्लाज्मोडियम। लेकिन मलेरिया का वाहक कौन है, वो प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है जिसको अपनी बॉडी तक पहुंचा रहा है, वो ये है मादा एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज जो है ये क्या है, मादा एनाफ्लीज जो है ये वेक्टर वाहक का काम कर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोगों का जोड़ा है, तो देखो कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज और मम्प्स, टाइफाइड और टिटनेस, एड्स और सिफिलिस। तो देखो एड्स और सिफिलिस भी नहीं है इसमें, एचआईवी एड्स थोड़ी है, एचआईवी तो वायरस है ना, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये नहीं होगा। सिफिलिस रोग में नहीं होगा। टाइफाइड और टिटनेस में ये जीवाणु जनित हो गए, तो ये भी नहीं होंगे। रेबीज और मम्प्स, रेबीज रेहब्डो वायरस से होता है, मम्प्स पैरामिक्सो वायरस की वजह से यहाँ पर आपको जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ना उसमें संक्रमण हो जाता है। तो ये दोनों वायरस जनित हैं। और यही पूछा आपसे वायरस जनित कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस भी जीवाणु जनित है। तो हम कह सकते हैं रेबीज और मम्प्स ये दोनों ही वायरस जनित रोग हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 133वें क्वेश्चन पर। डिप्थीरिया का क्या कारण है, तो डिप्थीरिया निमेटोड से होता है, जीवाणु से होता है। अभी इसमें पिछले भी एग्जाम्पल में आया था, तो बताइए किससे होता है, तो आप उत्तर दोगे डिप्थीरिया, निमेटोड, वायरस इनसे नहीं होता। किससे होता है, बैक्टीरिया डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 134वां, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो देखिए MgO लिख रखा है, CO2 लिख रखा है, ZNO और 2 और 3 इनमें से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ZNO। ZNO के अलावा ZNO याद रख लो, Al2O3 याद रख लो, BeO याद रख लो, ये सारे उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं ये सारे, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद आता है हरित गृह प्रभाव में मेथेन गैस का कितना योगदान है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेथेन गैस से भी हरित गृह प्रभाव होता है क्या? बिल्कुल होता है। मेथेन गैस कम जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन ध्यान रखना मेथेन गैस जो है इसका योगदान कितना होता है? 20% के लगभग योगदान होता है इसका भी। नेक्स्ट है 136वां C5H10 हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? पेंटीन, पेंटेन, पेंटाइन, पेंटाडाइइन। तो इनमें से आप कैसे छांटोगे? तो देखना एल्केन श्रेणी का एक सूत्र होता है CnH2n+2। फिर एक सूत्र होता है एल्कीन का, एल्कीन श्रेणी का सूत्र है CnH2n। एक सूत्र है एल्काइन का, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों को आप याद रखोगे, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। प्लस से शुरुआत करनी है और लास्ट में माइनस है। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऊपर माइनस लिख देते हो, नीचे प्लस। तो एल्केन के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? CnH2n+2। अब सुनिए ध्यान से, ये पूछ रहा है कि C5H10 क्या है। यदि मैं C5H10, C 5 दे रखा है और H 10 दे रखा है, यदि मैं N की जगह 5 मान लूं तो देखिए N को 5 मान लिया तो 5 दूनी 10, ये क्या हो गया? 2N हो गया। सूत्र क्या बन गया? CnH2n। सूत्र ये बन गया। और ये सूत्र किसका होता है? एल्कीन का होता है। यहां पर एल्कीन को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पेंटीन, क्योंकि C5 कार्बन जब 5 होते हैं तो उसको कहते हैं हम पेंट, और उसके आगे लगा दो इन तो क्या बन जाएगा? पेंटीन। क्योंकि ये सूत्र कंप्लीट हो रहा है इससे, इसलिए यहां पर इन अनुलग्न लगेगा तो ये हो जाएगा पेंटीन। ठीक है। एसिटिलीन क्या है? तो एसिटिलीन जो है आपको पता होना चाहिए, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH∧CH। क्या होता है? CH∧CH। ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र को अगर हम कहें तो एथाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथाइन। एथाइन। और इसी का नाम है एसिटिलीन। तो ध्यान दीजिए, इस सूत्र का नाम जो है, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। एथाइन। और एथाइन यानी आइन प्रत्यय से जो मतलब आइन अनुलग्न जिसमें लगा होगा वह यहाँ पर सही होगा। तो एसिटिलीन जो है वो क्या है? एल्काइन है। एल्काइन है, याद रखिए आप। तो एसिटिलीन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 138 में लिख रखा है धातु ऑक्साइड सामान्यतया होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं बता सकते हो आप? तो धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ना कि अम्लीय। अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधातु ऑक्साइड। तो याद रखना, क्षारीय प्रकृति के कौन होते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए थे? तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए थे। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक हम उसको आसानी से ले जा सकते थे। पोर्टेबल बन गए थे। एक टेबल पर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा और इनको उठाकर कहीं पर ले जाया जा सकता था। 140वां है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? देखो, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन इंटरनेट का जनक पूछा है यहाँ पर, इंटरनेट का जनक चार्ल्स बेबेज नहीं है। क्या है? विंटसर्फ है। कौन है? विंटसर्फ। तो याद रखना, विंटसर्फ यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 141 में दे रखा है अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों में से एक भस्मीकरण यानी जला देना, किसी भी चीज को जला देना। तो भस्मीकरण जिसमें अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन के लिए दहन किया जाता है, यह प्रक्रिया सबसे अधिक प्रचलित है किसमें? तो ये दोस्तों जापान में ज्यादा किया जाता है। जापान में किया जाता है। तो याद रखना, जापान में सबसे ज्यादा किसी भी चीज अपशिष्ट को जलाकर भस्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ये जापान में ज्यादा प्रचलित है अपशिष्ट प्रबंधन में। 142 में नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है। बछवारस के दिन गाय के बछड़े की पूजा होती है। चींटियों को तिल आटे का चूर्ण डालना, देवी देवताओं के वाहन के रूप में जीवों को प्रमुख स्थान देना, यह किस और संकेत करता है? देखो, हमारे जितने भी देवता हैं उनका वाहन, किसी का बैल है, किसी का सर्प है, सर्प गले में धारण कर रखा है, किसी का गरुड़ वाहन है, किसी का चूहा वाहन है। तो सबके देखो कि देवताओं के भी क्या है? वाहन जीव हैं। तो जीवों के प्रति यहाँ पर सम्मान की भावना आती है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या पूछना चाहता है हमसे
कि ये प्रमुख स्थान देना, हर जगह पर जीवों को प्रमुख स्थान देना, यह किस ओर संकेत करता है? पक्षियों और जीवों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है, या सामाजिक आडंबर को प्रदर्शित करता है, या फिर हमारी संस्कृति में जीवों का संरक्षण को प्रदर्शित करता है, या प्राणी मात्र के प्रति आस्था को प्रदर्शित करता है? तो देखिएगा, प्रेम तो यहां पर होगा ही, लेकिन कंफ्यूज मत होना, प्रेम नहीं आएगा यहां पर, हमारी संस्कृति के में जीवों के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। देखो, प्रेम तो 2 आदमियों को 5 आदमियों को रहे, लेकिन देवताओं से जब उसको जोड़ा गया तो सभी को उसके प्रति सम्मान की भावना से देखना पड़ता है कि भाई चूहों को मत मारो क्योंकि चूहे गणेश जी का वाहन है, सही है, गाय को मत मारो क्योंकि गाय हमारी माता है, ये फलाने जीव को मत मारो, वो देवताओं से रिलेट किया गया है। तब जाकर वहां हमारे मन में आया कि इसको नहीं मानना चाहिए क्योंकि देवताओं के संपर्क वाला है। तो हम कह सकते हैं भाई यहां पर प्रेम के साथ ये सबसे ज्यादा सटीक बैठने वाला ऑप्शन है हमारे पास, हमारी संस्कृति में जीवों का संरक्षण करना। हम उन्हें मारेंगे नहीं, संरक्षित करेंगे, पूजा करेंगे, और ऐसी स्थिति में जीवों का संरक्षण भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 143, पृथ्वी पर समय समय पर कई असाध्य बीमारियां उत्पन्न हुई जिनका इलाज जैव विविधता में खोजा गया। सुमेलित कीजिए। कुछ असाध्य बीमारी हुई जिनको हमने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से उनका इलाज खोजा। जैसे कैंसर जो है, आपको पता होना चाहिए कैंसर जो है वो कौन सी यहां पर औषधि से उसका इलाज हो सकता है, तो आप याद करेंगे टेक्सस बटाटा। ये टेक्सस बकाटा जो है ये इसके इलाज के लिए काम आने वाली औषधि है। इसके लिए अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, तो हाइपरटेंशन में यानी हाई बीपी के अंदर सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है। एड्स रोग के लिए अश्वगंधा उपयोग में ली जाती है, और मलेरिया के लिए सिनकोना। यह आप याद रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 देखो कहां पर है, 2 3 1 4। दूसरा ऑप्शन यहां पर सत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यहां पर सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा असत्य है? जीरा जालोर जोधपुर बाड़मेर में होता है, बिल्कुल सत्य है। कपास हनुमानगढ़ कोटा बूंदी में होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सरसों भरतपुर अलवर दौसा में होता है। तो याद रखिए, भरतपुर अलवर और यहां पर श्रीगंगानगर होता तब तो सरसों बिल्कुल यहां पर फिट बैठती, लेकिन दौसा यहां पर डिफरेंट है, ये आप यहां पर इसलिए इसको गलत मान सकते हो। असत्य कथन यही होगा। सीकर नागौर और झुंझुनू में चौड़ा पैदा होता है, बिल्कुल सही है। पेयजल को शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी है? देखो, पेयजल को हम उबाल कर भी शुद्ध कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन डालकर क्लोरीनीकरण करके भी शुद्ध कर सकते हैं। फिटकरी डालने का उपयोग, फिटकरी डालने से भी जो जल की कठोरता है वो दूर होती है। कुओं में चूना डालने का पहले बहुत प्रथा थी, चूना डाल देते थे तो पानी एकदम साफ रहता था। और पानी में KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर भी ये शुद्ध होता है। तो बिल्कुल सही है, सारी ही विधियां यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। NCERT प्रणाली 146वां प्रश्न है। NCERT प्रणाली के अनुसार पाठ योजना के पदों का सही क्रम है, तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी NCERT प्रणाली के अनुसार? याद रखिएगा, सबसे पहले आती है अदा और लास्ट में आती है प्रदा। बीच में तो प्रक्रिया है ही, तो सबसे पहले अदा, लास्ट में है प्रदा, बीच में क्या है? प्रक्रिया। यही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी में उल्टा पुल्टा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि पाठ योजना का पदों का सही क्रम क्या है, तो याद रखिएगा ये क्रम बिल्कुल सही है। 147, वैज्ञानिक विधि का अंतिम सोपान क्या है? आंकड़ों का संकलन करना है, समस्या को परिभाषित करना है, या निष्कर्ष करना है, या निष्कर्ष निकालना है, या समस्या का विश्लेषण करना है। तो भाई वैज्ञानिक विधि का सबसे अंतिम सोपान क्या है? किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल लेना, आखिर ये काम क्यों होता है, यह वैज्ञानिक विधि का अंतिम सोपान है, किसी भी चीज का निष्कर्ष। 148 की अगर हम बात करें तो टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम हुआ था 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, 1985 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, 1975 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, 1980 में इंडियन विश्वविद्यालय में। तो क्या आंसर करोगे आप? बिल्कुल याद रखना, 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में टोली शिक्षण विधि, टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और कब? 1955 में। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर 10वीं तक की कक्षाएं जहां होती हैं वहां की बात कर रहा है ये।
विज्ञान का संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? वहां पर हमें साइंस का क्या बनाते हैं, एक म्यूजियम टाइप पे बनाते हैं, वो आखिर क्यों बनाते हैं? तो छात्रों में अवलोकन और संग्रह करने की आदत डालना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या फिर विज्ञान अध्यापन के अवसर प्रदान करना, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर प्रदान करना। तो याद रखना, छात्रों में पहला ही ऑप्शन सही है। छात्र अवलोकन करेंगे और चीज़ों को संग्रहित करके रखेंगे, ये उनकी आदत बनेगी अगर विज्ञान संग्रहालय होगा तो। एक छात्र वर्गीकरण कर लेता है, इसमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? कोई एक छात्र है जो वर्गीकृत करके चीज़ें रख सकता है, उसके अंदर कौन सा गुण यहाँ पर होगा? तो याद रखिए, अवबोधन का गुण यहाँ पर होगा। इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।